Good morning, student of the BSc second year classes. Today's topic is the generation and conduction of nerve impulse, which related to the nervous system. The propagation or the arisation of to the nerve impulse in the neuron during to the action potential. That is to the new topics, so that today's topic is based on to the electrobiochemical processes through the generation of the impulses in the specialized long processes is called to the axon. On the basis of to the features, the axon which are have to the fluids, as you can say that about to the axon is already to the cell, is a cell, and a cell which are have to the their cytoplasm, and outside the axon which also to the another fluid, so that to the first of all know about to the what is the composition, chemical composition and the osmolality of inside and outside of the axon. तो आज के चैप्टर में हम जो है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स नर्व इम्पल्स को रिप्रेजेंट देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम किस प्रकार से जो है नर्व इम्पल्स जनरेट होता है और पूरे प्रत्येक न्यूरॉन्स में से होता हुआ, जहाँ पे जो एक अपवाही या फिर जहाँ पे अफेक्टर्स के माध्यम से जहाँ से प्रक्रिया होती है, जिसको आप ग्लैंड्स और द टिश्यूज़ या मसल्स बोलते हैं, जहाँ से प्रक्रिया होती है वहाँ पे पहुँचाई जाती है. तो इन सारी चीज़ों को आज के चैप्टर में हम देखेंगे. और तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट टू द व्हाट इज़ द केमिकल कंपोजिशन, केमिकल फीचर्स and to the osmosis or the osmotality which are based on, which is the type of to the diffusion. The osmosis is the type of the diffusion which are followed by to the axon. तो कहने का मतलब ये है कि जैसा कि मैंने कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में ये बताया आपको कि जो नर्वस सिस्टम का जो वर्क होता है वो उसके इम्पल्स पे डिपेंड करता है. मतलब जो इम्पल्सेस ट्रैवल करती है, इम्पल्सेस जो है ट्रांसमिट होती हैं, तो ही जो है प्रक्रिया होती है. यहाँ पे हम अगर अर्लियर बोले तो एक्शन पोटेंशियल की बात की जाती है, जबकि जो है जो स्टेट्स होते हैं वो चेंज होते हैं. ये प्रक्रिया कैसे होती है, इन सारी चीज़ों को हम डायग्रामेटिक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या इवेंट्स होते हैं, क्या बदलाव होता है उसमें. तो सबसे पहले चूंकि मैंने कहा कि ये जो है जो ट्रांसमिशन होता है, जो तंत्रिका बोली जाती, जो नर्वस सिस्टम है हमारा, जब उस नर्वस, जबकि आपको पता है कि नर्वस सिस्टम का निर्माण आपके नर्वस टिश्यूज न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया से हुई है, तो न्यूरॉन उसमें सबसे महत्वपूर्ण है. तो न्यूरॉन से के बेस पे हम समझते हैं कि न्यूरॉन का जो मैंने कल बताया आपको इन द प्रीवियस लेक्चर, वी जस्ट मेंशन दैट टू द पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन इज द सेल बॉडी, डेंड्रॉन एंड द एक्सॉन. So that the cell body is a central part which are have to the proper nucleus and to the their some kinds of the organelles, and along with the cell body which have to the projection are the processes that is called to the dendron.
तो कहने का मतलब है कि सेल बॉडी होती है, वहीं से प्रोजेक्ट होके ब्रांचेस के फॉर्म में जो है प्रोसेसेस निकलती हैं, जिसको आप डेंड्रान या डेंड्राइट्स जानते हैं। और एक लंबा स्पेशलाइज टाइप का जो है माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड जो है जो एक्सॉन होती है वो वहाँ से निकल के जाती है और कम्युनिकेट करती है। तो कहने का मतलब है कि जो ट्रांसमिशन, इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होगा वो थ्रू द एक्सॉन होगा, एक्सॉन के माध्यम से ही होगा। क्योंकि मैंने कल बताया आपको कि जो ट्रांसमिशन होती, जो रिसेप्टर्स होती हैं, तो मैंने कल बताया आपको एक उसके तरीके से बताता हूं मैं। रिसेप्टर्स होती हैं और ये रिसेप्टर्स कहां पे, जो सेंसरी हमारी जो ऑर्गन्स होती है, सेंसरी ऑर्गन्स होती हैं, वहां पे ये रिसेप्टर्स पाई जाती हैं। तो ये रिसीव करती हैं, है ना, इम्पल्स किसके माध्यम से, कोई एक पर्टिकुलर टाइप का स्टिमुलस हो, और स्टिमुलस क्या करे, कोई किसी भी फॉर्म का हो सकता है, वो इलेक्ट्रिकल हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म का हो सकता है। मतलब मैंने कहा कि एनी काइंड्स ऑफ द फॉर्म ऑफ द स्टिमुलाई विच स्टिमुलेटेड टू द particular that's to the received by the receptors is the sensory receptors is the sensory organ, and these are the sensory organ have to the sensory cells। तो ये क्या होती है, सेंसरी सेल को कंटेन करती है। यहां से इंफॉर्मेशन को, ये जो इंपल्सेस होती है ये यहां पे लेके आएंगी, यहां रिसेप्टर, और ये जो है सीएनएस तक पहुंचाती है। सीएनएस बार बार कहते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, और उसके बाद यहां से होता हुआ ये फिर से एक्सॉन के माध्यम से ये जो है, जो मोटर न्यूरॉन्स होती है हमारी, मोटर न्यूरॉन्स, अभी कल हमने बताया था सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। तो ये जो सेंसरी ऑर्गन की बात कर रहे हैं, तो यहां पे क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन होता है, सेंसरी न्यूरॉन। तो ये यहां पे सेंसरी न्यूरॉन की मदद से वो इंफॉर्मेशन को जो इम्पल्स के फॉर्म में है वो यहाँ पे सीएनएस तक पहुँचाएंगी, और इस सीएनएस के माध्यम सीएनएस जो होता है, जो वो ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, जहाँ से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जो मैसेज किया जाता है, या फिर पूरे बॉडी को जो मैसेज किया जाएगा, जहाँ से जिस पर्टिकुलर पार्ट के लिए क्या जाएगा। तो ये इफेक्टर्स होती हैं, और ये बाद में चल के अफेक्टर्स को क्या करती हैं। तो इफेक्टर्स which are have to the information which towards the CNS, and the CNS give to the information to the affectors through the motor neuron। तो इसके माध्यम से वो इंफॉर्मेशन जो अफेक्टर्स होती हैं वहाँ तक पहुँचती है, अफेक्टर्स, और ये इफेक्टर्स होती है। मैंने पहले भी इसको आपको चर्चा किया है, आप इस पर डिस्क्राइब किया है, मेंशन किया है। तो ये एक चैनल है जिसके माध्यम से ये होना है। तो आप थोड़ा सा हम इसके बताने का मेरा ये प्रोस्पेक्टिव ये था, पर्पज ये था कि किस प्रकार से आपको ये समझ में आएगा कि कल जो न्यूरॉन हमने पढ़ा था उसमें जो 3 पार्ट्स हैं, और तीनों का जो विशेष वर्क है वो क्या। तो जो क्या डेंड्राइट्स जो हमने कल आपको बना दिया, ऐसे बनाया था आपको इस तरीके से, ठीक है, इस कम्युनिकेशन ऐसे लाइंस बनाया था। तो इस तरीके से वहाँ पे आपने देखा था कि ये जो न्यूरॉन्स होती हैं, ये ब्रांच फॉर्म में है, ये क्या है, ये जो ब्रांच फॉर्म में है यही क्या है, ये न्यूरॉन है, ये प्रोसेसेस है, और ये सेल बॉडी हो गई, ये एक्सॉन हो गया। कम्युनिकेशन यहाँ, ये जो इंफॉर्मेशन जो भी मिल रहा है इसको ये सेल बॉडी तक पहुंचाता है। सेल बॉडी जो है एक्सॉन के थ्रू जो है सारे इंफॉर्मेशन को वहां तक भेजता है। तो जो मेन काम है ट्रांसमिशन जनरेशन का, इंपल्स के जनरेशन का, वो ये सेल बॉडी से
एक्सॉन्स के माध्यम से, एक्सॉन से होता हुआ ही वो किसी दूसरे एक्सॉन या जो विशेष प्रकार की स्पेसिफिक जो टारगेट टिश्यू और ग्लैंड्स होती हैं जहां से वर्किंग होनी है, जहां पे अफेक्टर, जिसको अफेक्टर बोला जाता है, वो वहां से प्रक्रिया संचालित होती है या फिर वहां से वो वर्क पूरा होगा, वो जो रिस्पॉन्स हम देंगे उसको, तो इसके माध्यम से। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रांसमिशन ऑफ जो इंपल्सेस होती है, जो जैसे हिंदी में चेता प्रसारण बोलते हैं, जो हमारी तंत्रिका तंत्र से, वो एक्सॉन के ही माध्यम से आगे बढ़ती है। इसलिए एक्सॉन को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सॉन को कम्युनिकेशन लाइन बोला जाता है। कम्युनिकेशन लाइन बोला जाता है। ठीक है, मतलब आपने ये समझा कि जो भी इंफॉर्मेशन वो सेल बॉडी तक पहुंचेगा किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलाई के अगेंस्ट के हिसाब अकॉर्डिंग, वो सारे इंफॉर्मेशन का मतलब ये मैं बार बार बोल रहा हूं, जो इम्पल्स है वो ट्रांसमिट होके उस एक्सॉन के माध्यम से दूसरे न्यूरॉन्स में या किसी बॉडी पार्ट्स में या फिर मसल्स में या ग्लैंड्स तक पहुंचेगा जहां से प्रक्रिया होनी है। तो इसको कम्युनिकेशन लाइन बोलते हैं। और वो जो ये ट्रांसमिशन ऑफ द इंपल्सेस जनरेट हो रही हैं और कंडक्ट होंगी, तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको इलेक्ट्रो बायोकेमिकल प्रोसेसेस या इवेंट बोलते हैं। इलेक्ट्रो बायोकेमिकल प्रोसेस है ये। इलेक्ट्रो बायोकेमिकल क्या हो गया इसका मतलब? इलेक्ट्रो बायोकेमिकल प्रोसेसेस, मतलब कि जो पूरा प्रक्रिया होगा वो इस इलेक्ट्रो बायोकेमिकल प्रोसीजर के माध्यम से ही पूरा होगा। जो यहां पे इसको क्या कहा जाता है कि इलेक्ट्रो बायोकेमिकल प्रोसेसेस। अब इस इलेक्ट्रो बायोकेमिकल प्रोसेसेस तभी पूरा होगा जबकि मैंने कहा कि वो इंपल्स एक्सॉन के माध्यम से ही ट्रैवल करते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, जिनके कारण इनको हम एक्सॉन कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेशन लाइन बोला जाता है। इसलिए हमें सबसे पहले जो जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस को पढ़ना है, तो उस सबसे पहले हम एक्सॉन के सबसे पहले केमिकल कंपोजिशन को और उसके ऑस्मोसिस प्रोसेस को, जो फ्लूइड उसके इनसाइड मतलब वो एक्सॉन में है और एक्सॉन से बाहर जो फ्लूइड होते हैं उनके बारे में जानते हैं। फिर उसके बाद कि एक्सॉन के लिए एक्सॉन का जो है वो ऑस्मोसिस क्या कहते हैं, परमेबिलिटी क्या होती है उसकी, और उसके बाद रेस्टिंग और एक्शन पोटेंशियल के बारे में हम जानेंगे। तो कुछ मुख्य जो है पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, जिनको चर्चा करते हुए डायग्रामेटिक रूप से हम इसको बताते चलेंगे और आप इसको समझते चलिए। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया होगा कि इस इलेक्ट्रोबायोकेमिकल प्रोसेसेस के माध्यम से ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होती है और जिसमें एक्सॉन का सबसे बड़ा रोल होता है। और इसलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि what is the chemical composition of the axon which have to the osmotality outside or the inside of the fluid। तो उसकी ऑस्मोलिटिलिटी जो है बाहर की तरफ और अंदर की तरफ क्या होती है किसी एक पर्टिकुलर एक्सॉन में। तो फर्स्ट जो हमने जो हेड्स है वो केमिकल कंपोजिशन एंड ऑस्मोटेलिटी जो होती है, केमिकल कंपोजिशन एंड ऑस्मोटेलिटी किसकी? आउटसाइड और इनसाइड, आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन की बात करेंगे, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। तो ये पहला है, व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द एक्सॉन। तो एक्सॉन क्या है? एक्सॉन भी एक प्रकार का प्रवर्ध है, हिंदी में बोला जाता है,
लेकिन ये भी एक प्रकार का सेल है। तो जो सेल होती है वो अपने साइटोप्लाज्म को कंटेन करती है। तो चूंकि ये क्या है, ये एक्सॉन है, हम एक डायग्राम बनाते हैं, इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो ये देखिए, ये डायग्राम है, ये नर्वस टिश्यूज है। इस प्रकार से हम इसको थोड़ा सा बनाते हैं। देखिए ये नर्वस टिश्यूज है और हम ये इसके अंतर्गत ये स्पेशलाइज्ड जो स्ट्रक्चर एक्सॉन है, एक्सॉन पार्ट है, ये प्रोसेसेस है। अब एक्सॉन का हमको क्या जानना है, सबसे पहले केमिकल कंपोजिशन जानना है। केमिकल कंपोजिशन को जानते हैं तो यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन को जब हम जानते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो एक्सॉन होता है वो सोडियम और पोटेशियम अलग अलग तरीके से, जैसा कि भी हम बताएंगे आउटसाइड और इनसाइड ऑफ द एक्सॉन बताया गया है। जैसा मैंने एक बोला इन द मेंशन दैट टू द एक्सॉन which is the particular cell, and these are the cells which are have to their cytoplasm, but this is the axon, so that on the behalf of the axon, that is the named as to the exoplasm। तो चूंकि ये एक्सॉन है तो ये एक्सॉन का पार्ट है, ये एक्सॉन है, और एक्सॉन होने के कारण इसका जो फ्लूइड होता है इसको एक्सोप्लाज्म बोल दिया जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सोप्लाज्म बोल दिया जाता है, एक्सोप्लाज्मा। और अब ये क्या है, ये इसके पूरा जो इसका एक्सॉन है, इसके अंदर का फ्लूइड होगा और इसके बाहर का फ्लूइड होगा। हमने यहाँ पे लिखा है ऑस्मोटिलिटी आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द एक्सॉन। तो केमिकल कंपोजिशन में हम आपको बता दें, जो एक्सॉन होता है, अब देखिए एक्सॉन में जैसे हम इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करते हैं, तो इंट्रासेलुलर का मतलब सेल जो एक विशेष प्रकार की स्पेशल टाइप की जो सेल्स होती हैं उसका अपने अंदर का फ्लूइड जो सेल कंटेन करती है, कॉन्सिस्ट करती है, और दूसरा जो उसके बाहर जो फ्लूइड्स होते हैं उसकी बात करते हैं। तो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर ICF और ECF की बात किया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे दो साइड में हम बात करेंगे। तो जब हम इनसाइड प्लाज्मा एक्सोप्लाज्म की बात करते हैं, जो कि ये इसका फ्लूइड है, इस फ्लूइड के अंतर्गत हम आपको बताएं सबसे ज़्यादा यहाँ पे पोटेशियम आयन पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करता है, पोटेशियम, फास्फेट आयंस होता है, फास्फेट आयंस होता है, और प्रोटीन होती है, प्रोटीन्स, और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पे पाए जाते हैं जो कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल यहाँ पे एक्सोप्लाज्म के अंतर्गत होते हैं। अब ये जो फास्फेट है, फास्फेट आयन है, प्रोटीन है, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये बेसिकली रूप से नेगेटिविटी को शो करते हैं। मतलब ये नेगेटिवली चार्ज जो होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, जो कि केवल एक्सोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और केवल यहाँ पे जो पोटेशियम होता है यही केवल पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करता है। तो और बाहर की तरफ ये जो फ्लूइड होगा, हम अगर इसको ECF मानते हैं, तो यहाँ पर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, सोडियम और ये जो सोडियम और पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड आयन इस प्रकार से यहां पे पाया जाता है लगातार। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये दोनों के दोनों जो फ्लूइड हैं, वो चाहे वो आउटसाइड हो चाहे इनसाइड एक्सॉन की बात करें, दोनों के दोनों जो होते हैं करीब करीब ये एक ही नेचर के होते हैं। लेकिन इसके केमिकल कंपोजिशन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंसेस होता है। तो डिफरेंस क्या है, देखिए ये बाहर की तरफ जो फ्लूइड है वो सोडियम क्लोराइड आयंस है, और अंदर की तरफ पोटेशियम, फास्फेट और प्रोटीन्स और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। क्योंकि सोडियम आयन यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज जो
मॉलिक्यूल्स होते हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं, इसके कारण यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज इस प्रकार से इसके सतह पे आके, एज पे आके ये इकट्ठा होते हैं और बाहर की तरफ सोडियम की उपस्थिति के कारण ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये इस प्रकार से पॉजिटिव चार्ज को शो करता है। देखिए ये इस प्रकार से पॉजिटिव चार्ज को, तो एक एक्सॉन का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि इस प्रकार का फीचर जो है, इस प्रकार के फीचर के माध्यम से हमें वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है और उस रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो ये तो बात रही केमिकल कंपोजिशन की। अब हम ऑस्मोटिलिटी आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द एक्सॉन की बात करते हैं, क्योंकि क्या है, सब एक्सॉन भी एक सेल है, जैसा मैंने पहले भी बताया। एक्सॉन इज द सेल and which are also have to the plasma membrane have to the tendency to the permeability, to the less permeable or more permeable is the nature, so that these are the sodium or potassium ions which are moving from to outside or inside through the osmotility। तो ऑस्मोटिक प्रोसेसेस के माध्यम से ऑस्मोटिलिटी, यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस बेसिकली रूप से हम कहें कि डिफ्यूजन प्रोसेसेस के माध्यम से यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि कौन सा जो है वहाँ पे किसके लिए परमेबल है और किसके लिए परमेबल नहीं है। तो दूसरी लाइन में हम ये कह सकते हैं, अगर हम दूसरा यहाँ पे दूसरे में चर्चा करें तो हमको मिलेगा यहाँ पे कि हम सबसे पहले एक्सॉन या फिर ऐसे कह ले परमेबिलिटी ऑफ एक्सॉन। दूसरे हिट्स में हम ये जान लें कि पहले तो केमिकल कंपोजिशन को जान लिया, अब केमिकल कंपोजिशन के बाद जो है ये किसके लिए परमेएबल होगा। तो देखिए परमेबिलिटी, अब यहां से हमने डायग्राम के माध्यम से बताया। तो परमेबिलिटी हम जब जानते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि जब कभी whenever we are the study to the diffusion processes, through the diffusion to the molecules which are going from to the higher to lower concentration of the regions. So in here to the through the permeability, the sodium and the potassium which are moving on to the inside and outside. So first of all know that to the permeability of the axon। तो अब यहाँ पे आपने पहले से भी जाना होगा कि एक सोडियम और पोटेशियम पंप होता है। सोडियम और पोटेशियम एटीपीजेज होते हैं जिसके माध्यम से वो प्रक्रियाएं होती हैं। 3 सोडियम आयन जो है मूव करते हैं तो 2 पोटेशियम आयन मूव कर पाते हैं। मतलब जो पोटेशियम आयन यहाँ से अगर बाहर की तरफ वो मूव कर रहा है, मतलब एक्सॉन से वो बाहर की तरफ जो फ्लूइड है वहाँ पे जा रहा है, तो सोडियम जो है 3 सोडियम अंदर आ सकते हैं। इस प्रकार से ये इसको सोडियम और पोटेशियम पंप बोला जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं उसके परमेबिलिटी पे, और ये परमेबिलिटी तब होती है जबकि आपको बता दें कोई एनी काइंड्स ऑफ द प्रोटीन चैनल्स होती हैं। प्रोटीन चैनल्स, अब प्रोटीन चैनल्स क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो परमेज को रखता है। परमेज मतलब स्पेशल टाइप ऑफ द प्रोटीन विच कॉन्सिस्ट ऑफ टू द एनी काइंड्स ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम टू द आउटर और द इनर साइड ऑफ द एक्सॉन। तो एक्सॉन के अंदर और बाहर की तरफ जब वो मूवमेंट होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है किसी भी सोडियम और पोटेशियम का, तो उस समय वो जो हिंदी में उसको कुलाएं बोला जाता है, जिसके माध्यम से ही वो वहाँ से अंदर की तरफ और बाहर की तरफ जा और आ सकती हैं, तो उसको प्रोटीन चैनल्स बोलते हैं। मतलब ये अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्पेशल टाइप की प्रोटीन होगी जो कि अंदर की तरफ और बाहर की तरफ जो मूवमेंट होगा आयंस का, पोटेशियम और सोडियम का, उसको क्या करेंगी,
पूरा करवाएंगे या फिर जो है वो प्रोसेस में लेती हैं। तो इन प्रोटीन चैनल्स के माध्यम से हम जो है इसके तो परमेबिलिटी ये है कि जो सोडियम होता है वो बहुत ही लेस परमेबल होता है, या यूं कह सकते हैं कि सोडियम की जो परमेबिलिटी होती है एक्सॉन में अंदर जाने के लिए टेंडेंसी जो होती है वो बहुत ही कम होती है या नहीं होती, और ये अंदर की तरफ प्रवेश नहीं करते। तो अगर जब कभी, चूंकि अभी हम आगे लेक्चर में बताएंगे कि क्या रेस्टिंग और एक्शन पोटेंशियल होता है, तो रेस्टिंग पोटेंशियल के टाइम में ये जो एक्सॉन होती है, ये जो यहां पर पोटेशियम होता है अंदर की तरफ, जैसा हम अगर यहां पोटेशियम लिख दे और पोटेशियम लगातार बाहर की तरफ जाए, तो ये पोटेशियम जो होता है यहां पर 50 to 100 50 से लेके 100 गुना ज्यादा जो है परमेबल होता है इन कंपेरिजन टू द सोडियम आयन। कब? रेस्टिंग पोटेंशियल में, जबकि सामान्य अवस्था है, जबकि वहां पे इंपल्सेस या फिर एक्शन पोटेंशियल की प्रक्रिया नहीं हो रही है, प्रोसेसेस नहीं हो रहा है, उस समय वो 50 से 100 गुना जो है ज्यादा परमेबल होती है। मतलब यूं कहें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको अलाउ करती है थ्रू द चैनल्स, थ्रू द प्रोटीन चैनल्स, जबकि जो सोडियम आयंस होता है उसको अलाउ नहीं किया जाता, वो अंदर नहीं आ सकती है। लेकिन जबकि जब एक्शन पोटेंशियल होने लगता है तो उस दौरान जो है कुछ अधिकतर चेंजेस आते हैं, हम आपको बताएंगे किस प्रकार से, उस समय बताएंगे। तो आप देखिए कि नॉर्मल जब प्रक्रिया होती है, जब जिसको हम बार बार रेस्टिंग बोल रहे हैं, रेस्टिंग टाइम या रेस्टिंग पोटेंशियल बोल रहे हैं, उस समय जो पोटेशियम है वो कई गुना, 100 गुना करीब जो है उससे ज़्यादा परमेबल होता है और बाहर की तरफ मूव हमेशा लगातार करता रहता है। इसी के कारण जो सोडियम और जो पोटेशियम है वो लगातार चैनल में वो जाता रहता है। इसी के कारण इधर पॉजिटिव चार्ज सोडियम पहले से उपस्थित है और अंदर की तरफ यहाँ पे फास्फेट प्रोटीन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, उसके कारण यहाँ पे इस तरीके के पॉजिटिव और नेगेटिव जो सतह पे इसके आ जाते हैं और अंदर डिफरेंसेस को क्रिएट करते रहते हैं। तो ये तो बात हुई परमेबिलिटी की। अब हम जो बेसिकली रूप से हमको अब जानना है और जो जानना है, जो हमें समझना है, वो है मेन प्रोसेसेस, इम्पल्स और इम्पल्स का जनरेशन और कंडक्शन। तो अब आपने एक्सॉन को ही जाना, एक्सॉन को जान लिया कि ये क्या करता है, ये कम्युनिकेशन लाइन है और यही जो है इम्पल्स को ट्रांसमिट करके ले जाता है एक जगह से दूसरे जगह पे। तो वो जो ट्रांसमिशन होता है इम्पल्स का सबसे पहले जनरेशन कैसे होता है, तो हम उसको पढ़ते हैं। बहुत डायग्रामेटिक रूप से आप समझने का प्रयास कीजिए। तो हम चलते हैं अब आगे की तरफ, अगले हेड्स की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट है और ये ही बेसिकली आपको समझना भी है। तो जिसके माध्यम से हम यहां पे समझेंगे कि एक्शन पोटेंशियल और रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है और जनरेशन कैसे होता है। तो हम आपको इम्पल्स को बता दें, इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स होता है सम टोटल इम्पल्स की बात कर रहे हैं हम पहले इम्पल्स जान लेते हैं। इम्पल्स क्या है? इम्पल्स सम टोटल ऑफ disturbances, some total of disturbances which in the form of electrical, chemical, and mechanical in the neuron
दिस इज द मतलब क्या है, सम टोटल डिस्टर्बेंसेस इन द न्यूरॉन बाय द स्टिमुलस। अब आप देखिए, मतलब सम टोटल ऑफ डिस्टर्बेंसेस which is in the form of the electrical, chemical, mechanical or the any kinds of the stimulation which created by to the stimuli। किसी एक विशेष प्रकार के स्टिमुलाई के द्वारा जो एनहेंसन, जो स्टिमुलेशन, जो हमें जो है जो वो हमें स्टिमुलेट करता है किसी विशेष टाइम में, विशेष परिस्थिति में और विशेष कंडीशन में, तो वो चाहे वो केमिकल फॉर्म में हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो या मैकेनिकल कोई फॉर्म हो, किसी भी एक स्टिमुलाई का जो फॉर्म है, मतलब कहने का क्या है कि जो स्टिमुलाई है वो चाहे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो, चाहे केमिकल फॉर्म में हो, चाहे मैकेनिकल फॉर्म में हो, वो किसी भी एक विशेष प्रकार के इंडिविजुअल को जो स्टिमुलेट करता है, तो जो उससे जो टोटल डिस्टर्बेंसेस, मतलब कि उसी के द्वारा हम एक्शन करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे, just try to understand about to the what is the situation which is going on during to the when the any kinds of the stimuli which stimulated to the particular individuals, and that individual according to the stimuli which any form which created some of the response, and that is the disturbances, which means that to the and at once give to the response into the millisecond, just like to the just like to the responses, reflex actions। तो कहने का मतलब होता है कि वो सारे डिस्टर्बेंस जो एक विशेष प्रकार के स्टिमुलाई के द्वारा जो अलग अलग फॉर्म के तहत जो है वो क्रिएट करते हैं, वो क्या कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है। और जो इम्पल्स क्या होती है, वही जो इम्पल्सेस होती है वही जनरेट होके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, जहां पर एक टिश्यूज और ग्लैंड्स तक पहुंचती है और जहां से हमारी फंक्शनिंग होती है। तो ये प्रोसेस, वैज्ञानिक प्रोसेस के द्वारा ये जो है बताया गया, अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस सम total of the disturbances which in any the form, electrical, chemical, mechanical in the neuron by the stimulus, any kinds of the stimulus which are stimulated to the which created to the total disturbances। तो ये इम्पल्स है, इम्पल्स के बारे में आपने जाना। अब ये जो इम्पल्स जनरेट कैसे होता है, उसकी हम व्याख्या करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं और उसको जानने का प्रयास करते हैं कि वो क्या है। उसके लिए हमने पहले ही आपको एक्सॉन बता दिया। एक्सॉन क्या है, कम्युनिकेशन लिंक है, कम्युनिकेशन लाइन है, जो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस के माध्यम से, जो कि जैव रासायनिक जो प्रोसेसेस होते हैं उसके माध्यम से वो वहां से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, मतलब जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें से मूव करता हुआ, ट्रांसमिट होता हुआ पहुंचता है। तो उसके लिए यहाँ पे दो प्रोसेसेस हैं, दो कंडीशंस हैं। एक को बोला जाता है रेस्टिंग पोटेंशियल और दूसरे को बोला जाता है एक्शन पोटेंशियल। अब आप सोच रहे होंगे कि रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है और एक्शन पोटेंशियल क्या है। अब यही एक मुख्य जो है इसकी चीजें हैं जिनके माध्यम से आपको समझना है। क्या समझना है कि ये क्या होती हैं, इम्पल्स जो हमने अभी आपको बताया वो कैसे क्रिएट होती हैं, कैसे, जो कि इसके पहले एक्सॉन के सारे केमिकल कंपोजिशन और जो है उसकी परमेबिलिटी को भी हमने बताया। तो और केमिकल कंपोजिशन के अंतर्गत कौन कौन से जो है मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड या फिर एलिमेंट्स वहाँ पे पाए जाते हैं उसके केमिकल कंपोजिशन के तहत, उसको भी बताया। अब हमको सबसे पहले जानना है रेस्टिंग पोटेंशियल। अब ये रेस्टिंग पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल क्या है। टू इलेक्ट्रोड, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। देयर आर द टू काइंड्स ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, कैथोड और एनोड, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं
तो ये डिफरेंसेस जो होती है एक पर्टिकुलर स्टेट को क्रिएट करती है, और यही स्टेट जो होता है वो ये रेस्टिंग पोटेंशियल या एक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसमें क्या, इसमें जो उसका जो फंडामेंटल एस्पेक्ट क्या है, इवेंट क्या होता है, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। जस्ट ट्राई टू थ्रू द डायग्राम्स। फर्स्ट इज, पहले क्या है, रेस्टिंग पोटेंशियल। वी सेड टू बी द रेस्टिंग पोटेंशियल इज द टोटल डिफरेंसेस इन द टू इलेक्ट्रोड्स इन द एक्सॉन। अभी जैसा हमने केमिकल कंपोजिशन आपको बताया कि एक्सॉन में बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या होता है, ये एक डिफरेंस पैदा कर रहा है, और इसी डिफरेंस जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के उपस्थित होने के आधार पे जो डिफरेंस पैदा हो रहा है वो क्या कहलाता है, रेस्टिंग पोटेंशियल उसको बोला जाता है। और इस रेस्टिंग पोटेंशियल में जो सारी भूमिका, जो रेस्टिंग पोटेंशियल का जो एक स्टेट है, एक कंडीशन है, एक जो टाइमिंग होती है उसकी, वो नॉर्मल जब हम कोई भी फंक्शनिंग नहीं कर रहे होते हैं, जब कह सकते हैं कि हम रिफ्लेक्स एक्शन या फिर जो है हमारे द्वारा कोई रिस्पांस नहीं किया जा रहा है, उस टाइम को रेस्टिंग, देखिए आप कॉमन सेंस है कि रेस्टिंग बोला गया है। रेस्टिंग मतलब रेस्ट टाइम, मतलब जब नॉर्मल कंडीशन है उस समय। और एक शब्द और जोड़ा गया, पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है उसके कैलिबर से, मतलब उसके एनर्जी से, पावर से। तो पोटेंशियल जो होता है वो उसके एनर्जी से आता है। इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उसके कंसर्न में यहाँ पे कुछ न कुछ एनर्जी, कुछ न कुछ जो है यहाँ पे चीज़ें कंज्यूम होंगी या यहाँ पे जनरेट होंगी, जिसके माध्यम से ही इम्पल्स ट्रैवल करेगा। इम्पल्स जो है वहाँ से आगे बढ़ेगा और उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो वहाँ से हम जानते हैं कि क्या चीज़ें जो है चलती रहती हैं जिसके माध्यम से। तो रेस्टिंग पोटेंशियल हम सबसे पहले जानते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल है क्या। अब रेस्टिंग पोटेंशियल जैसे मैंने बता दिया कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। अब क्या, एक्सॉन का एक्सॉन बनाइए। सबसे पहले हम रेस्टिंग पोटेंशियल को समझ लेते हैं, उसकी सारी चीज़ों को। और मैंने ये भी बताया कि ये डिपेंड करता है पोटेशियम आयन के ऊपर, पोटेशियम आयन की परमिलिटी के ऊपर और पोटेशियम आयन के ट्रांसपोर्टेशन के आधार पे। तो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, तो हमने कहा कि इलेक्ट्रोड्स एनोड, कैथोड एंड एनोड, कैथोड और एनोड की बात करते हैं हम। तो यहां पे दो है, तो वही पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं। तो यहां पर एक्सोप्लाज्म हम बनाते हैं। देखिए इस प्रकार से एक्सोप्लाज्म है, ये देखिए एक्सोप्लाज्म। एक हमने इसका डायग्राम बनाया। तो एक्सोप्लाज्म, अब यहां पे इसके केमिकल कंपोजिशन में हम रेस्टिंग पोटेंशियल को आपको दिखाना है। तो देखिए जब नॉर्मल कंडीशन होती है, जब कोई रिस्पांस नहीं करना हो, तो मैंने कहा कि चूंकि अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पे इसकी सतह पे, इसके एज पे, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। और उसी के अगेंस्ट में जो बाहर की तरफ होता है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि सोडियम आयंस पहले से उपस्थित होता है और लगातार सीक्वेंस में ये एक नॉर्मल कंडीशन है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे हम केवल सोडियम को दिखाते हैं, क्योंकि हमको सोडियम और पोटेशियम पंप के माध्यम से, या फिर यूँ कहें उसके मूवमेंट, उसके ट्रांसपोर्टेशन के को देखना है। अब देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयंस, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसलिए है कि पोटेशियम के अलावा क्या है, फास्फेट ग्रुप है, प्रोटीन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इन सारी, चूंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, मोर इलेक्ट्रोलाइटिक होती है, आयनिक होती हैं। मैंने पहले भी बताया कि ये दोनों क्या होती है, आयनिक सोल्यूशन है।
और ये आयनिक सोल्यूशन जो होती हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अधिकता है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए पॉजिटिव हो गया। लेकिन इसमें डिफरेंसेस है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, डिफरेंस बिटवीन टू द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो देखिए इन द रेस्टिंग टाइम द resting potential is created by to the movement of to the potassium ion from to the exoplasm, and continuous potassium ion is goes to the outside। या यूं कहें कि अब हम जानने का प्रयास करें तो इस टाइम में जो सोडियम आयन होगा वो 12 गुना पोटेशियम से परमेबल होता है यहां पे आने के लिए, लेकिन जो वहीं पर जो पोटेशियम आयन होता है वो 35 से 40 गुना 35 to 40 टाइम्स इज ग्रेटर देन टू द सोडियम। मतलब ये 35 से 40 गुना जो है परमेबल होता है किसके अपेक्षा, सोडियम की अपेक्षा। और ये देखिए एरो के माध्यम से हमने बनाया कि ये इफ्लक्स हो रहा है, इफ्लक्स बाहर इनफ्लक्स अंदर, तो इफ्लक्स और इनफ्लक्स की बात करते हैं, बाहर की तरफ निकल रहा है। और यही देखिए लगातार, तो जब ये स्टेट हो, ये कंडीशन हो और इस कंडीशन में सोडियम बाहर की तरफ और जो कि पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो भी सारे फास्फेट और प्रोटीन्स और कंपाउंड्स होते हैं उसके मदद से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। पोटेशियम हमेशा लगातार जा रही है बाहर की तरफ, जो कि मैंने बताया कि इतने टाइम परमेबल होती है और लगातार जा रहा है, और ये अंदर नहीं आ पाता, बिल्कुल नहीं आ पाता, जिसके कारण जो है यहाँ पे एक एक तरफ सतह पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है हमेशा बने रहते हैं। तो इस स्टेट को, इस कंडीशन को रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे डिफरेंसेस है, पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है। अब चूंकि जो मैंने कहा कि अभी इसका जो विसरण है, जो ऑस्मोसिस या फिर डिफ्यूजन प्रोसेस के माध्यम से इसकी जो परमेबिलिटी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, और यही जो असमान वितरण होता है, असमान जो है ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, जो मूवमेंट हो रहा है, उसके कारण दोनों तरफ जो चार्जेस होंगे उसमें अंतर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 35 से 40 गुना और ये 12 गुना है, तो इसलिए ये यहां पे उसके जो यहां पर जो डिफरेंसेस होगा इनके बीच में, वो उसमें अंतर होगा। और वही अंतर जो है यहां पे किसके कारण, ये पोटेशियम आयंस के बाहर के निकलने के कारण और यहां पे दोनों के डिफरेंस होने के कारण -70 मिली वोल्ट जो है यहां पे मिली वोल्ट का जो है पोटेंशियल या फिर एनर्जी यहां पे क्या होती है, माइनस। चूंकि क्या है, इसके कंपैरिजन में यहां पर जो है चार्जेस ज्यादा होती हैं, अधिक होती हैं, असमान वितरण है ना, जो है यहां पे एक ही प्रकार से वितरण नहीं हो रहा है, सेम प्रकार से। दैट इज वी डोंट हैव टू द सीन टू द in the similar manner, similar pattern of to the distribution of to the sodium and potassium ion, so that to the this kinds of the differences which are occurred during to the efflux of to the potassium ion, so that to the resting potential is on the basis of the potassium ion, that is to the differences is the creating in through the cathode iron or positive and negative charges, and creating to the -70 millivolt इन द एनर्जी। तो यहाँ पे -70 मिलीवोल्ट से लेके -90 मिलीवोल्ट भी कह सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा तो ये एनर्जी क्रिएट हो जाती है, और यही एनर्जी जो है कारण बनती है जो कि जो इम्पल्स होता है उसको आगे ले जाने में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, जबकि तो इस समय रेस्टिंग टाइम में -70 मिलीवोल्ट का रेस्टिंग टाइम में, रेस्टिंग पोटेंशियल में -70 मिलीवोल्ट का जो करंट या सॉरी यहाँ पे जो वोल्टेज यहाँ पे है, यहाँ पे एनर्जी जो है ये यहाँ पे बना रहता है, और ये आगे
जो इम्पल्सेस जब जनरेट होती हैं जिनके माध्यम से, या यूं कहें कि इसी के माध्यम से यहां पे जनरेट होके आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अब ये जो स्टेट था, इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं, इस स्टेट को बोलते हैं, चूंकि क्या हो गई, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ क्या हो गई, एक एक तरफ है, तो इसलिए ये पोलराइजेशन कर रही है। तो ये क्या हो गई, ये पोलराइज्ड हो गए, डीपोलराइज्ड। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, सो दैट टू द डिफरेंसेस, तो क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगा। तो इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइज्ड। इसको क्या बोलेंगे, डीपोलराइज्ड स्टेट हो गया। और जिस प्रोसेस के माध्यम से हो रहा है, जिसको डीपोलराइजेशन बोलते हैं, डीपोलराइजेशन, ठीक है, डीपोलराइज्ड हो गई। तो अब डीपोलराइजेशन जो होगा, अब डीपोलराइजेशन के बाद एक मिनट, यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, तो यहां पे पोलराइज्ड हो रही है, यहां पे डीपोलराइज नहीं, पोलराइज, सॉरी, यहां पे ये पोलराइज्ड हो रही है, पोलराइज्ड, पोलराइजेशन हो रहा है। मतलब सामान्यतः ये भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ना, तो यहां पे सामान्यतः ये रेस्टिंग फेज है। क्योंकि क्या होता है, डीपोलराइजेशन आगे जो एक्शन पोटेंशियल होगा उसमें होता है, यहां पे मिस्टेक हुआ लिखने में, पोलराइज्ड होगा, और जो प्रोसेस होगा उसको पोलराइजेशन बोलते हैं। तो इसलिए ये पोलराइज्ड हो जाएगी, और ये जो, तो यहां पर जो है इसको पोलराइज स्टेट बोलते हैं। और उस पोलराइज स्टेट के माध्यम से हम यहाँ पे देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस पैदा हो रहा है, दोनों में डिफरेंसेस आ रही हैं, और दोनों में डिफरेंसेस आने के कारण जो है इसको क्या बोला जा रहा है, जो है, तो अब देखिए ये रेस्टिंग पोटेंशियल में ये पोलराइज्ड हो गई, और पोलराइजेशन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो पोटेशियम और सोडियम आयन के आधार पे हुआ। तो दूसरे स्टेप में देखते हैं, जबकि ये क्या है, दूसरा हम देखेंगे एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल। अब एक्शन पोटेंशियल कब होगा, एक्शन पोटेंशियल, हम एक्शन पोटेंशियल में हम लोग जब देखेंगे तो वहां पर जो एक्शन पोटेंशियल में अब इसका रिवर्स होगा। मतलब जो एक्शन होगा, मतलब कोई एक प्रक्रिया होगी, रिस्पांस होगी, एट वंस रिस्पांस होती है, वो मिली सेकंड में होती है, जो कि अब आधार क्या है, ये माइनस में 70 मिली वोल्ट का जो एनर्जी यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, ये एनर्जी ही यहाँ पे इम्पल्स को आगे की तरफ लेके जाने में, या फिर यही जो है आगे की तरफ बढ़ेगी, और जो है आगे जो रिएक्शन पोटेंशियल होगा वो क्रिएट होगा। तो डिफरेंस यहां पर भी होंगे, लेकिन ये रिवर्ट करेगा। रिवर्ट में क्या होगा, ये पोलराइज्ड स्टेट में है तो ये डीपोलराइज्ड हो जाएगी, तो डीपोलराइज में। लेकिन अगर हम डायरेक्टली करें तो उस समय क्या होगा, उस समय क्या होगा ये देखते हैं। दो वैज्ञानिक हैं, होजकिंग एंड हक्सले। होजकिंग एंड हक्सले ने ये बताया कि जब कभी किसी जो न्यूरॉन, जो एक्सॉन होती हैं, जो न्यूरॉन्स का पार्ट है, उसको कभी जब किसी भी उसको प्रेशर दिया जाता है, उसको टेम्परेचर दिया जाता है, या वो किसी केमिकल पे रखा जाता है, केमिकल दिया जाता है, तब वो जो है अपनी प्रवृत्ति को चेंज करने लगता है। मतलब उसके जो उसका रेस्टिंग फेज है वो उसमें चेंजेस आने लगता है, उसके पोटेंशियल में चेंजेस आने लगेगा। और ये तब होगा जबकि उसको कोई विशेष प्रकार के स्टिमुलाई से स्टिमुलेट किया जाए, कोई स्टिमुलेशन दिया जाए। और वो स्टिमुलेशन क्या हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, या कोई केमिकल हो सकता है। तो क्या होगा, जबकि इसमें तो वो
जो चैनल्स मैंने प्रोटीन चैनल्स बताया था वो उसके माध्यम से क्या होगी, वो चेंजेस आएंगी। तो चेंजेस कैसे आएगा, जो प्रोटीन पोटेशियम आयन यहां पे देखिए, ये पोटेशियम आयन जो कि लगातार इफ्लक्स के माध्यम से बाहर निकल रही थी और जो है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करते हुए रिप्रेजेंटेशन पोलराइज स्टेट को, रेस्टिंग पोटेंशियल को दिखा रही थी, वो अब इसमें चेंजेस आएगा। जो अब इसके कारण अब पोटेशियम जो आयन लगातार निकल रहा था, इस वो टेम्परेचर या प्रेशर या फिर केमिकल के माध्यम से किसी भी एक प्रकार का स्टिमुलस है और इस पे प्रेशर देने पे क्या होगा, ये पोटेशियम आयंस जो बाहर निकल रहे थे ये पूरी तरीके से इम्परमेबल हो जाएंगे उस टाइम के लिए। विदिन दैट टाइम द पोटेशियम आयन विल नॉट गो टू आउटसाइड, while the sodium ion is more and more permeable for that time through the this kinds of the stimulation। इस प्रकार के स्टिमुलेशन से, इनहेंसन से ये सोडियम जो आयन है जो इम्परमेबल करीब करीब था वो परमेबल हो जाता है और पोटेशियम आयंस जो है वो चैनल्स बंद हो जाती है, पोटेशियम आयन बाहर नहीं जा पाता। और जब ये बाहर नहीं जा पाता तो एक टाइम ये आएगा कि लगातार जो सोडियम आयंस है, देखिए सोडियम आयंस मैं एरो लगाऊंगा ऐसे और यहाँ पे पोटेशियम आयन को दिखाऊंगा, और बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज और बाहर की तरफ अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाता है, मतलब रिवर्स कर जाता है। दैट प्रोसेस इज द रिवर्ट। इसका पूरी तरीके से रिवर्स हो जाएगा, लेकिन ये धीरे धीरे होगा, अचानक नहीं होगा। जैसे लगातार जिस प्रकार से अगर उसमें ज़्यादा एक्टिविटी होगी तो बहुत तेज़ी से सोडियम आने लगेगा और शुरुआत में वो धीरे धीरे बदलता है। तो हम अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे ये भी दिखा सकते हैं, हाफ पॉजिटिव और हाफ नेगेटिव एक डायग्राम के रूप फॉर्म में। तो देखिए क्या हो रहा है, सोडियम को हमने एरो के माध्यम से अंदर रिप्रेजेंट किया है, तो इस समय उस स्टिमुलेशन के माध्यम से ये मोर एंड मोर परमेबल हो जाता है और लगातार इसकी मात्रा जो है बाहर की अंदर एक्सोप्लाज्म में आने लगती है, जिसके कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस कंडीशन में ये जो -70 मिली वोल्ट का जो यहाँ पे डिफरेंसेस आया था इनके बीच में, वो धीरे धीरे अब चेंज होने लगता है माइनस से -50 मिली वोल्ट। और फिर जब हाइपर कंडीशन हो जाती है, मोर कंडीशन आती है, इसकी सोडियम आयन अंदर जाने लगे, तो उस समय ये क्या हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाती है। तो करीब करीब जो है ये जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो ये उस समय पोलराइज जो है 35 मिली वोल्ट से लेके 40 मिली वोल्ट तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, इतना पहुंच जाते हैं और ये दिखाते हैं। तो क्या होगा, जो कि -70 मिली वोल्ट था वो धीरे धीरे होते हुए 35 से जो है 40 मिली वोल्ट हो गया। अब इसमें पूरी कंडीशन ही बदल गई, और जब कंडीशन बदलती है, जो कि ये पोलराइज स्टेट है जो कि हमने वहां पे रिप्रेजेंट किया था, अब ये क्या हो गई, डीपोलराइज्ड हो गई, फिर से डीपोलराइज्ड। वहां पे हमने गलती से लिख दिया था पहले डीपोलराइज्ड, तो पोलराइज्ड से ये डीपोलराइज्ड हो जाती है, क्योंकि यहां पे ये पूरी तरीके से चेंज हो गई। और यहां से तो कब क्यों चेंज हुई, कोई ना कोई स्टिमुलेशन हुआ, और ये स्टिमुलेशन जितना प्रभावी होता है, इफेक्टिव होता है, उतनी तेजी से ये प्रक्रिया, ये बदलने की प्रक्रिया या फिर जो है इसमें इसके ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया, मूवमेंट की प्रक्रिया जो सोडियम आयन के अंदर की तरफ बहुत तेजी से होने लगती है और लगातार इसमें चेंजेस आके ये +40 मिली वोल्ट का जो एनर्जी है, विभव है, उसको रिप्रेजेंट करने लगती है। और ये कंडीशन जो हो जाती है वो डीपोलराइज की हो जाती है, जिसको डीपोलराइजेशन स्टेट बोला जाता है। अब इसके माध्यम से आप देखने का प्रयास करिए कि एक ये रेस्टिंग पोटेंशियल था,
ये एक्शन पोटेंशियल हो गया। अब यही जो एक्शन पोटेंशियल है, इसी टाइम में हम जो भी रिस्पांस करते हैं, अगर हम कहें रिस्पांस, जैसे आपको अगर कहीं से स्ट्रांग लाइट आ रही है तो आपकी आंख जो है शट डाउन हो जाती है, ब्लिंकिंग भी करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट आ जाए या फिर जो है स्ट्रांग लाइट आ जाए तो आप आंखों को शट डाउन कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, या फिर जो है आप जो है आपने अचानक कोई ऐसी घटना हो जाए, इवेंट हो जाए, सांप आपके सामने दिखे तो आप वहां से भागने का प्रयास करते हैं। अगर आपको आग के सामने आपका हाथ और उंगलियां रख दी जाए तो तुरंत एट वंस वहां पे हटाने का प्रयास करते हैं। या फिर इंटरनली रूप से जो हमारी इनवॉलेंटरी फंक्शनिंग में जो ये मैकेनिज्म होता है, जैसे कि जो डाइजेस्टिव जूसेस निकलती हैं, है ना, और जो है हमारी हार्ट बीटिंग होती है, तो ऐसे बहुत सारी जो प्रक्रियाएं हैं जो इनवॉलेंटरी एंड वॉलेंटरी फंक्शनिंग के माध्यम से या रिफ्लेक्स एक्शन होती हैं। जैसे हम कहें कि ये एक जो जन्मजात होती है, एक जो सीखने के बाद होती है, जैसे मैंने इसको कह सकते हैं इन्नेट रिफ्लेक्सेस एंड टू द लर्न रिफ्लेक्सेस, या कंडीशन अनकंडीशन रिफ्लेक्सेस होती हैं। तो उस आधार पे चेंज आती हैं और इसी समय हम वो प्रक्रिया को कर लेते हैं। तो किस क्रम है? एक्शन पोटेंशियल व्हेन आर द, तो देखिए यहां पे जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं फिर बदल रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव में अंतर हो रहा है अंदर और बाहर की तरफ, किसके कारण? सोडियम आयंस के कारण, या यूं कहें कि पोटेशियम आयंस के जो मूवमेंट होता है इसी का आधार है कि वो जो है रेस्टिंग पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन उस प्रक्रिया को होते ही जो मिली सेकेंड में, जो मैंने पहले भी बताया है कि जो ह्यूमरल कोऑर्डिनेशन होता है और जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है, इसमें बहुत अंतर है। ह्यूमरल कोऑर्डिनेशन घंटों लग सकता है, क्योंकि ब्लड के माध्यम से जब तक हार्मोन्स वहां तक पहुंचेगा नहीं तब तक प्रक्रिया स्टिमुलेट नहीं होगी, तब तक वहां पूरी नहीं होगी। जबकि आपने नर्वस सिस्टम में हमेशा देखा है कि वो इतना इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में तुरंत करंट जनरेट होता है और तुरंत वहां से वो उस स्थान पर पहुंचेगा जहां से प्रक्रिया होनी है। जैसे कि अभी कुछ एग्जांपल्स मैंने बताया, I am given to the example for that, to the understanding about to the different kinds of the reflexes, that is the learned reflexes or the innate reflexes, involuntary and the voluntary, different kinds of the functioning which are seen during to the action potential, so that to the this time, that time is the creating referred to the action potential। लेकिन जैसे ही वो मिली सेकेंड वो रिस्पॉन्स खत्म हुआ, तुरंत ये चेंज हो जाएंगी फिर से, और चेंज होगी तो आप देखें चेंज होने के बाद अब ये क्या होगी, फिर से तुरंत चेंज होने का प्रयास हो जाएगा, फिर से पूर्व वाली स्थिति में जिसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं उसमें वो पहुंच जाएगी। अब इसमें क्या होगा, फिर से बदलाव होगा, और यहां पर कभी कभी हाइपर पोलराइजेशन भी हो जाता है, जबकि लगातार में। तो फिर से अब जैसे ही प्रक्रिया खत्म हुई तो वो सोडियम के लिए तुरंत ब्लॉक हो जाएगा चैनल्स, और पोटेशियम के लिए फिर से पोटेशियम लगातार बाहर निकलेगा, और एट वंस वो जो स्टेट पहले कंडीशन में थी उस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट होने लगेगी। ये माइनस चार्जेस अंदर की तरफ हो जाएगा और प्लस चार्जेस जो होती हैं वो बाहर की तरफ हो जाएंगी, और आपको फिर से रेस्टिंग फॉर्म में पोटेशियम आयंस लगातार इफ्लक्स के माध्यम से बाहर निकलेंगी और सोडियम आयंस का जो चैनल है वो बंद हो जाएगा, और जिससे कि ये फिर से एक स्टेट में चली जाएगी। पोलराइजेट हुआ, डीपोलराइजेशन होगा, और फिर से रीपोलराइज्ड हो गई। ये रीपोलराइजेशन की प्रक्रिया हो गई। तो आपने देखा कि तीन जो है स्टेट कंडीशन आपको देखने को मिल रहे हैं, एक पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। लगातार जो है ये प्रक्रिया चलती रहती है, जिसके माध्यम से हमारा जो इंपल्स होता है वो इस विभव। अब देखेंगे कि ये जो प्लस 40 मिली वोल्ट है, अब जबकि ये सारी प्रक्रिया हो गई तुरंत वो चेंज होगी, और लगातार वो पॉजिटिव लगातार 40 से 35 से जो है माइनस वैल्यूज में जाएगी, और लगातार होते हुए फिर से 70 मिली वोल्ट तक पहुंच जाएगी। लेकिन कभी कभी ये हाइपर
रिपोलराइजेशन की प्रक्रिया हो जाती है तो ये 90 एंड द 120 तक पहुंच जाती है। तो ये सब ये स्पेशल कंडीशंस हैं और इस स्पेशल कंडीशन के अंतर्गत जो है हम देखते हैं। तो रिपोलराइजेशन में आप देखें रिपोलराइजेशन कंडीशन है और ये लगातार फिर से, तो ये सोडियम आयन जो है ये यहाँ से बंद हो जाता है, पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है और ये और पोटेशियम उसी तरीके से निकलने लगती है। तो ये रिपोलराइजेशन कंडीशन है। तो ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्स, इसका जनरेशन आपने समझा, इसके माध्यम से रेस्टिंग और एक्शन पोटेंशियल के बाद कंडक्शन। तो कंडक्शन की प्रक्रिया एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से लगातार वो चैनल्स के माध्यम से चलती रहती हैं और उस चैनल्स के माध्यम से वो पूरी तरीके से उसको रिप्रेजेंट करती हैं। अब आप देखें तो इसके माध्यम से हमने समझा। अब यहाँ पे जानना है कि ट्रांसमिशन जो ऑफ द जो इम्पल्सेस होती है वो कैसे जानती है, क्योंकि मैंने बिकॉज I said that about to the in the previous lecture, that is the transmission of the impulses through the neurons, all the neurons which are communicated to each other through the back to back in the channel. One neuron is adding to the another neuron through the channel, that is called to the synapses. सर चार्ल्स सेरिगटन ने इसकी जो है पर्सन ने सिनैप्स जो वर्ड्स है, सिनैप्स वर्ड्स को इन्होंने रिप्रेजेंट किया और इसी सिनैप्स वर्ड्स के आधार पे हमने जो यहाँ पे, तो अब इस जो ये कंडीशंस हैं जो कि नर्व इम्पल्स को जनरेट की हैं और ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से पहुँच के जो न्यूरोट्रांसमीटर सबस्टांसेस होते हैं उसमें रिसीव होते हुए प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन्स होती है वहाँ पे डिफ्यूज होते हुए एक आगे की तरफ बढ़ती रहेंगी, पहुँचती रहेंगी और वहाँ तक पहुँचती हैं, अफेक्टर तक पहुँचती हैं। इफेक्टिव टू द CNS एंड CNS मतलब सेंसरी न्यूरॉन टू द मोटर न्यूरॉन, इफेक्टिव टू अफेक्टर वाया टू द CNS। तो इस प्रकार से पहुँचती हैं। तो हम आगे की जो टॉपिक है इसमें हम थोड़ा ऐड कर देते हैं। यहाँ पे देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि सिनैप्स क्या है। अगर सिनैप्स क्या होता है, जंक्शनल पॉइंट है जहां पर दो न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं तो उसको बोला जाता है। तो जंक्शनल पॉइंट बिटवीन टू द टू न्यूरॉन, ये सिनैप्स, सिनैप्स शब्द हमने बोला सिनैप्स, और सिनैप्स जो होती है वो जो है दो न्यूरॉन्स को, टू न्यूरॉन्स विच आर अप्लाइड एट द जंक्शन। देखिए अगर ये हमने अगर न्यूरॉन्स इस तरीके से बनाए, ये दो न्यूरॉन्स हैं और इनका कम्युनिकेशन होगा तो इस प्रकार से होता है ये, और ये एक जनरल वर्ड में हमने बनाया। अब ये एक न्यूरॉन है दूसरा, तो एंडिंग ऑफ द वन न्यूरॉन टू द बिगिनिंग ऑफ द अनदर न्यूरॉन वेयर द पॉइंट इज ज्वाइनिंग ऑफ द बोथ न्यूरॉन्स इज कॉल्ड टू द सिनेप्सिस। Synapses is the junctional point where are the two neurons which are joined together। एक साथ में एक जगह पे जहाँ पे दोनों जुड़ते हैं उसको बोला जाता है, एक का एंड होगा दूसरे का स्टार्ट होगा, पॉइंट होगा। और ये क्या, अब देखिए इसको, ये पहले न्यूरॉन है तो इसको प्री सिनेप्टिक बोलते हैं। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स है, यहाँ मेम्ब्रेन्स होती हैं, वेसिकल्स होती हैं, यहाँ पे केमिकल्स वेसिकल्स होती हैं। यहाँ पे भी देखिए ये इस तरीके से सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये होती है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये क्या हो गई आपकी, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब देखिए जैसा मैंने कहा कि एक्शन पोटेंशियल की जो प्रक्रिया होती है तो उस समय जब चेंजेस आते हैं, दोनों जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसमें डिफरेंसेस आती हैं और जब पॉजिटिव चार्जेस में कोई रिस्पांस क्रिएट करना होता है, एक्शन होना होता है, रिफ्लेक्स एक्शन आना होता है, तो उस समय व्हेन द टाइम ऑफ द
creating to the any kinds of the reflexes through the done any work, so that to the one neuron is joined to the another neuron through these neuron with the help of to the vesicles. This is the vesicles, and these are the vesicles which are have to the neurotransmitter substances, न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस होती हैं जो ये वेसिकल्स में रहती हैं, और ये क्या करती हैं, जो इम्पल्स आ रही हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ, वो इसको रिसीव कर लेती हैं, और रिसीव करने के बाद ये यहाँ पे डिफ्यूज़ हो जाती हैं। प्री सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उसके एज पे उसके जाके डिफ्यूज़ हो जाएंगी। क्योंकि अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इम्पल्सेस जो है ट्रैवल तभी करेंगी, ट्रांसमिट तभी होंगी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, जबकि ये उसको रिसीव करके डिफ्यूज़ हो, और डिफ्यूज़ होने के बाद जो है वो आगे के न्यूरॉन्स में बढ़े। तो इसी प्रकार से तो यहाँ पे ये रिसीव करके यहाँ पे डिफ्यूज़ हो जाती हैं। तो एसिटिल कोलिन है, डोपामाइन है, सेरोटोनिन है ना। इसी प्रकार से बहुत सारे जो है आपके ये न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इसमें रोल प्ले करते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन है, ग्लूटामिक एसिड है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है आपके यहाँ पे पाए जाते हैं जो कि जिनकी मदद से ये ट्रांसमिट होके वो अगले न्यूरॉन्स थे। फिर इसी प्रकार से प्रक्रिया चलती है। दैट इज द प्रोसेस इज सो ऑन थ्रू द न्यूरॉन्स। तो ये सिनेप्टिक चैम्बर्स यहाँ पे क्लैप्ट होती हैं दोनों के बीच में, और यहाँ पे ज्वाइन करके रिसीव करके वेसिकल्स में यहाँ पे डिफ्यूज़ होते हैं। डिफ्यूज़ होने के बाद यहाँ पे भेजती हैं, और आगे की तरफ जो है ये इम्पल्स जो है ट्रांसमिट होके वहाँ तक पहुँच जाती हैं। तो ये इस प्रकार से आपने देखा कि तो हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और कि जो सिनेप्सिस होता है वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जब कभी एक्सोडेंड्राइट सिनेप्स होता है, मतलब एक्सॉन और डेंड्रॉन, जब कोई एक्सॉन और डेंड्रॉन जुड़े तो एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स बोलते हैं। एक्सोनिक सिनेप्स होता है, कोई एक्सॉन दूसरे एक्सॉन से जुड़ जाए, एक्सोनिक सिनेप्स बोलते हैं। फिर इसके बाद एक्सोसोमैटिक सिनेप्स होता है, सोमैटिक जो बॉडीज होती है मतलब सेल बॉडी, तो सिनेप्टिक जो बॉडीज होती है वहां से जुड़े उस प्रकार का सिनेप्स। और डेंड्रोडेंड्राइटिक सिनेप्स एक होता है कि जो डेंड्रान से डेंड्रान जुड़े, और एक होता है सोमासोमैटिक सिनेप्स जो कि हमारी जो सेल बॉडी होती है वो डायरेक्टली जुड़े। तो 5 प्रकार के सिनेप्स भी होते हैं। तो वो अलग अलग एक्सॉन से एक्सॉन, एक्सॉन से डेंड्रॉन, डेंड्रॉन से सेल बॉडी, सेल बॉडी से सेल बॉडी, या फिर एक्सॉन से डेंड्रॉन से डेंड्रॉन, इस प्रकार से लगातार जब क्रम में जुड़ते हैं तो वही इंफॉर्मेशन, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी कब आएगी, कॉम्प्लेक्सिटी तभी आएगी जबकि जो है वो एक दूसरे से इसी क्रम में सिनेप्स के माध्यम से जुड़े रहें, और इस न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस के माध्यम से इम्पल्स का ट्रांसमिशन करते रहें, ट्रांसमिट होके वो आगे बढ़ते रहें और आगे जाते रहें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्सेस होती हैं वो थोड़ा सा एक जो होता है कि जब हम मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्सेस देखते हैं तो उसमें जो है जैसे हम माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड जो सेल्स की बात करते हैं तो जो ट्रांसमिशन होता है वहाँ पे अलग अलग होता है डायग्रामेटिक, क्योंकि नोड और इंटरनोड्स पाई जाती हैं जो नोड ऑफ रैनबियर बोलते हैं। तो वहाँ पे जैसे अगर हम यहाँ पे एक्सॉन की बात करें, ये एक्सॉन है, और लेकिन इस प्रकार का हम अगर ये बात करें इस प्रकार का है, ये इस प्रकार का डायग्राम अगर हम बनाएं, ठीक है, तो यहाँ से ये कैसे करेंगी, ऐसे इस प्रकार से ट्रांसमिट होती हैं, ट्रैवल करती हैं ये। तो ये जो इस प्रकार के ट्रांसमिशन को सॉलिटरी कंडक्शन बोलते हैं। सॉलिटरी कंडक्शंस होता है, और यहाँ पे जो है लगातार इसी क्रम में चलती रहती हैं माइलिन शीथ के साथ में। तो
कुल मिला के जो है, जो आज का चैप्टर था वो जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस था, जिसमें हमने एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल और सिनेप्स के माध्यम से आपको पूरी प्रक्रिया को समझाया। और अब जो है आज का जो टॉपिक है इसी यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।